कौन होगा, या वज़ीर आज़म ही ऐसा बना देंगे जो वज़ीर ख़जाना का काम कर लेगा। और अजीब व गरीब बात यह है कि हुम्मा जिसके सर पे बैठ जाए वो हुक्मरान हो जाए। वो कहानी आपको सुनाई थी मैंने अलिफ लैला वाली। तो बात कुछ ऐसी है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का तो किसी को पता ही नहीं। और अगर IMF की ही डिक्टेशन पर चलना है तो यार वो तो मैं भी कर लूँगा, ये चिंटू भी कर लेगा, मुश्किल काम क्या है, उन्होंने तो कागज़ पे लिख के दिया हुआ है। कौन होगा, या वज़ीर आज़म ही ऐसा बना देंगे जो वज़ीर ख़जाना का काम कर लेगा। और अजीब व गरीब बात यह है कि हुम्मा जिसके सर पे बैठ जाए वो हुक्मरान हो जाए। वो कहानी आपको सुनाई थी मैंने अलिफ लैला वाली। तो बात कुछ ऐसी है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का तो किसी को पता ही नहीं। और अगर IMF की ही डिक्टेशन पर चलना है तो यार वो तो मैं भी कर लूँगा, ये चिंटू भी कर लेगा, मुश्किल काम क्या है, उन्होंने तो कागज़ पे लिख के दिया हुआ है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब ज़फ़र पराचा साहब। इनके साथ मईशत पर भी बात करूंगा और मईशत का सबसे अहम नुक्ता US डॉलर, उसके बारे में बात करूंगा। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। ज़फ़र पराचा साहब वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि ऐसा सस्पेंस है, लड़के का कल निकाह है, उसको ये नहीं पता लड़की दिखती कैसी है, किस घर की है, किस मिजाज की है, किस शक्ल की है। मुल्क है, हुकूमत आज हो सकता है डिसॉल्व कर दे पार्लियामेंट में पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। आपको यही नहीं पता आपका नेक्स्ट इनकमिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, ये की पोजीशंस होती है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो मुझे क्लियर करते हैं सर, आप शायद प्रिवी हो, आपको पता हो, आप जाते रहते हैं इस्लामाबाद भी, हो सकता है आस पड़ोस में भी बहुत सारे शहर हैं, वाह है, टैक्सिला है जी सर। बात यह है कि ये हमारी कौम का मिजाज है और हम उस मिजाज के साथ प्ले करते हैं और चीज़ों को हाइड करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोगों को आसरे में देखते हैं तसल्ली दे के। ठीक है। और हमारी कौम भी इस बात की आदी है कि अफरा तफरी रहे। जब भी आपका टीवी चैनल भी चलता है, जब भी आपको लोग भी देखते हैं, जब भी दूसरे लोगों की दुकानें चलती हैं और जैसे कि आजकल अखबारात में आ रहा है टीवी में कि इस्लामाबाद में बहुत सारे PM घूम रहे। हाँ, तलबगार। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों को आसरे में रख के आवाम को भी उसके अंदर, तो ये पॉलिसी अब हमें छोड़नी होगी। प्लानिंग करनी होगी, पहले से चीज़ों को बताना होगा, अपनी लाइन ऑफ एक्शन ठीक करना होगा। नहीं तो ये अभी तक 6-7 दिन 8 दिन और चलता नज़र आता है सिलसिला निगरान वज़ीर आज़म का। अच्छा, तो कट दी, मतलब ये जो ब्रिंगिंग इट टू डिटेल, मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि IMF की इंस्ट्रक्शन क्या है। आप उसमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस पर कितना मनोअन अमल होगा, क्योंकि करना ज़रूरी है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपको इन्फ्लेशन के साथ चलना पड़ेगा। जितनी इन्फ्लेशन आई उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। IMF का रूल है, क्योंकि आप काफी ज्यादा मुताला वर्ल्ड वाइड रेट है, वर्ल्ड वाइड एक रूल है। हाँ, इन्फ्लेशन प्लस 3%। तो अब ये बात अंडरस्टूड सी हो गई। अब वो कहते हैं कि इस पे अमल आपको करना पड़े। सेकंड, वो कहते हैं कि करेंसी आपकी फ्री फ्लोट, डिमांड एंड सप्लाई। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर वक्ती तौर पे कमी बेशी तो लाई जा सकती है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट और उस गैप को तो कम नहीं किया जा सकता इतना ज्यादा। ठीक बात। तो इट इज अंडरस्टूड के डॉलर भी बढ़ेगा। ये तो आउटकम होगा। गवर्नमेंट का कोई रोल है उसमें? देखिए, मेरी ख्याल से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और जो भी कोई आएगा निगरान या इलेक्टेड, अगर जैसे मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब उसने स्क्रिप्ट भी पढ़ना है तो उसमें उसका क्या कमाल है, आप किसी को भी बिठा दें। ठीक है, लेकिन मजबूरियां हैं बहुत सारी कि ऐसे आदमी को चॉकलेट का आपने रैप चढ़ा के देना है कि जो सबको काबिल कबूल हो, खासतौर पर 14 जमातों को। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और फिर प्लस आपके मुल्क में जो माफियाज हैं, सो कॉल्ड माफियाज, सो कॉल्ड नहीं कहूँगा, सो कॉल्ड जो सियासी जमातें हैं वो भी माफियाज हैं। ज़रा गड़बड़ हो वो अपने इलाके में कोई ना कोई तकरीबकारी या एजिटेशन शुरू कर देते। बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ मैं कर लें, हम तो आखिरी दिन हुकूमत का हूं, आखिरी दिन नहीं रहना है सर। 75 साल से यही है,
इन्होंने हाँ, रहना मतलब है। फेसेस चेंज होते रहेंगे, इन्होंने सिस्टम में रहना वही रहना है। हाँ, हुकूमत चेंज नहीं होती, यही है सब, ठीक है। इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी का तसलसल आप देखें, सिर्फ आवाम को मारो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, अब आर्म ट्विस्टिंग की तरफ तो अब हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर हमने आईएमएफ की बात ना मानी तो दे विल ट्विस्ट आवर आर्म्स। हो सकता है इतना मरोड़ दें कि टूट जाए, क्योंकि एक दफा तो हम भुगत लिए हैं कि हम डिफॉल्ट के बिल्कुल नजदीक आ गए, रेटिंग बिल्कुल ऐसे होने वाली थी कि अब उन्होंने हमको टेस्ट उसका बता दिया। अच्छा, उनकी कुछ और कंपल्शंस हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये वो हैं जो कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, कुछ पॉलिटिको इकोनॉमिक भी हैं। वो कहते हैं कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेशन रखें, तब आप तो हमारे लाडले बच्चे नहीं रहे, आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी एडहेयर करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये उसके साथ साथ मैं इस बात का इजाफा कर दूं जी, जी। कि उनकी डिमांड्स है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। वो भी पूरा करना पड़ेगा, ये एडिशनल शर्त है। वो असल शर्त वो है असल शर्त वो है, वो भले आप मार्शल लगा दें, फौजी ले आए, उन्हें उसकी कोई गर्ज नहीं है, उनको ओबे होना चाहिए। और वो है नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रजीम को आपने वैसे रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रजीम को ठीक रखना है। अच्छा, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप अपने खर्चे कम करो, हमारे वाले मान नहीं रहे। नहीं, हमने वो तो इन नहीं दोनों पे सुना, मान रहे हैं, खर्चे पे नहीं मान रहे। उस बात को हमें बताया नहीं जाता। लेकिन खर्चे तो कम करने हैं ना, तो कैसे करेंगे फिर? उसका देखें, अगर आप वो कट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको डेवलपमेंट एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंडिचर पे कट लगाना पड़ेगा। आपके ख्याल से क्या अभी के हालात में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगा देंगे? देखिए जनाब, बात यह है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके पूरे जो बताए जाते हैं नहीं लगते, 75% ज़ाया हो जाते हैं, 25% लगते हैं। और अगर सिंध में देखें और बहुत से बलूचिस्तान में देखें, वह लगते ही नहीं है, सिर्फ कागज़ों में लगते हैं। तो वो भी आपको रोकने पड़ेंगे, अपने खर्चे दूसरे भी रोकने पड़ेंगे, सिवाय दिफाई बजट के। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, वो हमारी मजबूरी है। हम उस पर खुश नहीं हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। मैं मद्दा सराई नहीं करूँगा किसी की कि जी फौजी सब कुछ है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, उसके बगैर हमारा मुल्क की बका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम खर्चे ख़त्म नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे ये आप इससे ज़्यादा 8-9 महीने के बाद इससे ज़्यादा सख्त हालात में होंगे। जफर बराजा साहब के साथ $1 बिलियन क्वेश्चन, भले हमारी कंट्री के अंदर तो आप उसे $1 ट्रिलियन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो डॉलर के रेट के गिर्द रिवॉल्व करती है। प्रॉब्लम जफर बराजा साहब ये है कि मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ हो रही हैं। मुझे पता है कि आप उन क्यास आराइयों के ऊपर ज़्यादा कान नहीं धर रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले जो मजाक तस्वर किया जाता था, वो जब से हकीकत बना ना, तब से पूरा पाकिस्तान स्टेट ऑफ शॉक में आ गया। क्योंकि आपको पता होगा कि करेंसी में डिक्लाइन आता है। मैं आपको एक बहुत की वाकया बताता हूँ और आपकी मेमोरी में रिफ़्रेश होगा। वो ये कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बम फाड़ दिया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि डॉलर अकाउंट्स को उसके बाद फ्रीज किया। डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, ऊपर की तरफ गया डॉलर। लेकिन तब भी ये था, मुझे याद है कि 62 रुपए तक पहुंचा, उसके बाद कमर टूट जाएगी, बहुत बड़ी बात थी वो। पूरा पाकिस्तान की फाउंडेशन शेक हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद आई थी, उसमें भी हमने देखा कि ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ। लेकिन दीज वर परहैप्स द बिगेस्ट जंप्स। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि अभी 151 का रेट, मतलब अबाउट ईयर एंड हाफ, फाइनेंशियल ईयर एंड हाफ, और उसके बाद यू आर सीइंग प्राइसेस ऑफ 315। गया तो था ना सर, वापस आ गया, रिबाउंड कर गया, अब दोबारा चला जाए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट। इस पैनिक को किस तरह से कंट्रोल करें, और आप टारगेट कहां देख रहे हैं इसका? देखिए जनाब, मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूँ। जी, हो सकता है बहुत से साथी नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। जी जी। बात यह है कि इस 1.5-2 साल में पाकिस्तान की डायनामिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी रेमिटेंस, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका जीडीपी, हर चीज़, आपका जो पर पर्सन इनकम है पर ईयर, वो हर चीज़ तबाह हो गई है। और 100% डिवैल्यूएशन हुई है आपके यहाँ इस 1.5 से 2 साल में। जैसा आपने फरमाया 150 से 300 रुपये। लेकिन इसमें
इकोनॉमिक्स के अलावा, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के अलावा पॉलिटिक्स भी है। इवन देन वो पॉलिटिक्स हमारी एक्सचेंज कंपनी सेक्टर में भी है। बहुत मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि एक हमारे में एक ग्रुप है, वो चाहता है कि डॉलर का रेट हम नीचे लाएं और एक चाहता है हम एक्चुअल से ऊपर लेके जाएं। ना समझ में आने वाली बात। जी, जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं हम सस्ता लोगों से सस्ता खरीदें और महंगा बेचें, और जब पब्लिक को बेचना है तो महंगा बेच दें। मेरे पे भी बहुत प्रेशर रहता है रेट्स के हवाले से कि आप, कोई कहता है ये कम रेट निकालें, कोई कहता बढ़ती निकालें। तो अभी तक तो मेरे साथ हुकूमती लोग और बहुत से हैं, वो कहते हैं नहीं आप उनमें भी कुछ बेहतर लोग हैं। तो एक्चुअल वैल्यू, मेरा कहने का मकसद ये है कि ना 250 है, ना 300 या 300 प्लस है। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स आपसे मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, मिसमैनेजमेंट है।